जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो प्रश्न बैंक है हमारे पास, आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने एक प्रश्न बैंक डाली है। उसमें अध्याय 5, कौन सा अध्याय? अध्याय 5 के अंतर्गत जो हमें क्वेश्चन, पहला एक जो क्वेश्चन है, 30 डिग्री से एक बार दाब पर वायुमंडल के 500 डीएम आयतन की 200 डीएम तक की संपीड़ित गैस करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी? तो हमें पता है कि स्थिर दाब पर बायल का नियम क्या कहता है? आप सभी को पता ही होगा। बायल का नियम कहता है P1V1 स्थिर ताप पर P1V1 इजिकल टू P2V2। क्या है? P2V2। तो हमें P2 का मान निकालना, किसका निकालना? P2 का। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये फार्मूला हो गया। ये P1 का एक बार ना दे रखा है, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा PV1 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? V1 500। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से जैसे ही यहाँ मान रखोगे, ठीक है, तो आपको पता है कि P2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? P1V1 इजिकल टू V2। तो हमारे पास ये मान दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास 2.5 बार। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप ज़रा देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री ताप से 35 डिग्री ताप तथा 1.2 बार पर 120 मिली धारिता वाले पात्र में एक निश्चित मात्रा में गैस भरी है। गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है। 35 डिग्री पर गैस की 180 ml की धारिता वाले फ्लक्स में स्थानांतरित किया जाता है। तो गैस का दाब ज्ञात करना। अपने को क्या ज्ञात करना है? गैस का दाब। ये देखिए, गैस का दाब। और हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है बायल का नियम। किसका नियम पढ़ा है? बायल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर P1V1। देखिए, वही चीज़ जो अपन ने पहले P1V1 इजिकल टू P2V2। हमें P2 का मान निकालना। किसका मान निकालना? P2 का। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। और ये तीनों मान हमारे पास दे रखे थे, तो जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे पास ये 0.8 कितना आ जाएगा? 0.8 बार। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 बार पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान हो जाता है। तो ऑक्साइड का एक भार क्या है? ये हमें ऑक्साइड का अणुभार क्या है, हमें क्या निकालना? ऑक्साइड का अणुभार। तो हमें पता है कि घनत्व का सूत्र होता है D बराबर, ये यहाँ पर सूत्र देख लीजिएगा, ये D बराबर MP अपॉन में RT। क्या लिखेंगे? D बराबर MP अपॉन में RT। यहाँ पर ये R और जो T है ये गैस स्थिरांक है। क्या है? गैस स्थिरांक। अब यहाँ पर N2 का मान हमारे पास 5 बार है और M बराबर है 28 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये G कर लेना, ग्राम मोल लीटर इनवर्स। अब जैसे हम इसमें इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो 100 ये DN3 का मान हमारे पास आ जाएगा कितना? 140। अब उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, दिए गए गैसीय आयतन पर 2 बार। जैसे ये ऑक्साइड का निकालना है हमें, 2M अपॉन में RT। ये फार्मूले में पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 70 मोल लीटर इनवर्स बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें 2-3 बार दोहराना है, तब जाके आएंगे। अपन सोचे कि एक ही बार में आ जाए, तो उम्मीद मत करना। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, ठीक है, 3.32। कितना दे रखा है? 3.32। ठीक है, तो 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर आयतन घेरने वाले 4.2 गैस की गणना, ताप की गणना करनी। हमें किसकी गणना करनी? ताप की। ये ताप की गणना करनी। ताप लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे ताप लिख लेना आप। ठीक है, तो आप देखिए, हमें पता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इजिकल टू NRT। क्या होता है? PV इजिकल टू NRT। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आदर्श गैस समीकरण में P जो है, P का मान दे रखा है हमारे पास 3.32 बार। V मतलब वॉल्यूम होता है 5 और N बराबर 4 मोल। ठीक है, R का मान ये गैस नियतांक होता है और T का मान हमें निकालना है। तो जैसे इस फार्मूले में पुट करेंगे हमारे पास T बराबर 50 केल्विन, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आप को समझ में आ गया।
चलो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का कांतिक ताप क्रमशः 21 डिग्री सेल्सियस और 81.9 डिग्री है। इनमें से किसकी प्रबल आकर्षण बल, इसमें किसका प्रबल आकर्षण बल है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, देखिए ये आपका उत्तर है। इसको ज़रा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कोशिश करें, और बड़े मेहनत से आपके लिए उत्तर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कांतिक ताप क्या 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 दे रखा है? कांतिक ताप का मान उच्च होने पर गैसों की द्रवित करना आसान होता है, अर्थात उनकी अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल उतना ही प्रबल होता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कांतिक ताप मीथेन के उच्च ताप मीथेन से उच्च है, अतः CO2 में अंतर आणविक बल का मान CH4 से प्रबल होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रबल होगा। ये जो है इसने मीथेन से पूछा था, तो CH4 मीथेन का फार्मूला है, तो प्रबल होगा। ये उत्तर लिख देना आप। ठीक है, पांचवें के बाद ये छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, वांडरवाल प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाइए। हमें वांडरवाल प्राचलता की भौतिकता को समझाना है। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वांडरवाल स्थिरांक A का मान गैस के अणुओं के आंतरिक आणविक बल को दर्शाता है, जबकि बी स्थिरांक के बी क्या रहता है हमेशा? बी स्थिरांक के अणुओं के प्रभावी आयतन है, और ए और बी दोनों का मान क्या रहेगा? उच्च होने के कारण गैस को द्रवित करना आसान होता है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। ये हमारा सातवां क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा। कांतिक ताप और कांतिक दाब के आयतन से आप क्या समझते हो? मतलब क्या क्वेश्चन? कांतिक ताप और कांतिक दाब में कांतिक आयतन क्या होते हैं? तो हम लिखेंगे कांतिक ताप पर किसी गैस के द्रवित करने के लिए दाब के उस मान की आवश्यकता होती है, उसे ही कांतिक दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। काय से? PC से प्रदर्शित करते हैं। जबकि कांतिक आयतन क्या होता है? कांतिक ताप और कांतिक दाब पर किसी गैस के आयतन को, उस आयतन को ही हम कांतिक आयतन कहते हैं। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, क्यों? आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं, क्यों? जैसे जैसे आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाते हैं, तो उनके चारों ओर वायुमंडलीय दाब हटता जाता है, परिणाम स्वरूप गुब्बारे का आयतन भी बढ़ता जाता है। तो ये हमारे आठवें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब अगले क्वेश्चन, तो उसके अंदर बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। नौवां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, ये नौवां क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में से, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो उत्तर ये यहाँ से बस छोटा सा है, उत्तर बहुत छोटा सा है, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये नौवां क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन था, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और व ऑक्सीजन के मिश्रण में डाल्टन के आंशिक दाब का उपयोग कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। खत्म। चलो 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। ये 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, गीली व शुष्क हवा में कौन सी भारी होगी? मतलब क्वेश्चन क्या है, गीली और शुष्क हवा में कौन सी भारी होगी? हवा का वाष्प घनत्व 14.4 और पानी का वाष्प घनत्व 9 होता है, अथवा गीली हवा, शुष्क हवा तथा जल वाष्प मिश्रण होता है। शुष्क हवा तथा जल वाष्प के मिश्रण में औसत वाष्प दाब का घनत्व शुष्क 14.4 से कम होता है, अर्थात शुष्क हवा गीली वायु से भारी होगी। तो आशा करता हूँ नौवां क्वेश्चन भी, ये नौवां भी आपको समझ में आ गया। ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी आप समझने का प्रयास करें। गैस का दाब क्या होगा यदि संघट्ट प्रत्यस्थ नहीं होते? तो हम लिखेंगे, किसी गैस में की दाब में गैस के अणुओं का दाब दीवारों की सहायता से संगठन टकराने के कारण होता है। प्रत्यक्ष संगठन में अणुओं के बीच ऊर्जा कम में बढ़ोतरी नहीं होती। यदि टक्कर प्रत्यस्थ न हो तो आणविक गति धीरे 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 कम होती जाती, अतः उसका वेग भी शून्य हो जाएगा, दाब शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन भी हो गया। ये हमारा
गैस से भारी बोतलें गर्मियों में पानी के अंदर क्यों रखा जाता है, क्यों गैल हो सके, नियम के प्रायोगिक उपयोग देखिए। देखिए ये हमारा यहाँ पे 13वां, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जैसी गैसें उन पर गैसें को आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती से अधिक विचलन प्रदर्शित करती है, क्यों, समझाइए। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, H2 और HC की तुलना में CO2 और मेथेन की आणविक आकार अधिक होता है, अतः H2 में हीलियम की तरह यदि कोई आणविक आयतन में नगण्य हो तो मानो आदर्श व्यवहार विचलन अधिक होगा। ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। ये हमारा 14 का उत्तर है। वीडियो बड़ा हो रहा है तो 14 का स्क्रीनशॉट लेकर 14 का उत्तर लिख लीजिएगा और ये 16 का। तो आशा करता हूँ कि ये जो उत्तर है आप सभी को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय